बच्चों, हम लोग काफ़ी समय से बात हो रही थी कि हम लोग आईसीएससी के वीडियोस भी अपलोड करें। तो बच्चों, आईसीएससी का हम लोग टॉपिक 2 देखेंगे, क्योंकि टॉपिक 1 है वो सेल और सेल के ऑर्गेनेलिस से रिलेटेड है, और वो हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। नीट फाउंडेशन में भी हेल्पफुल होगी और आईसीएससी बोर्ड के लिए है। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। तो सबसे पहले, वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, लेकिन हम लोग पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को समझते हैं, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हेल्पफुल हो जाएंगी आपको। देखिए, चूंकि सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप सेल डिवीजन की बात कर रहे हो तो सेल साइकिल की या सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी है। कि जो क्या है, मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है। जो सेल डिवीज़न है ना, वो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ होता है। और ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी हुई है, अगर ये नहीं होगी तो लाइफ की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी और हम लोग का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। ठीक है, चाहे वो अमीबा का केस हो, बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, या आप ह्यूमन कह सकते हो, एलिफेंट कह सकते हो, या कोकोनट ट्री कह सकते हो, इन सभी में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन को समझने से पहले चलिए हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को। सबसे पहली बात, क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? तो एक डेफिनेशन है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अब ये कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी, पहले आप एक चीज़ समझिए कि जब भी आप कोई सेल है और सेल में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ें तो पता है। सेल में होता है न्यूक्लियस। जब भी हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूक्लियस अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। बट व्हेन व्हेन वी स्टेन द न्यूक्लियस विथ सुटेबल डाई, मतलब हम उसको सुटेबल डाई के थ्रू कलर कर दें, तो क्या हो जाएगा, वी सा सेवरल स्ट्रक्चर्स बिकम नोटिसेबल इन द न्यूक्लियस। तो अब चूंकि ये सेवरल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक सबसे पहले स्टार्ट होती है अपनी सेल डिवीजन की फेज, जिसे नॉन डिवाइजिंग फेज कहते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल, और इस समय सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। ठीक है, अब चूंकि इन द इंटरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस शो अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग elongated thread-like structure. These are the thread-like elongated structures called chromatin fiber. इनको क्या कहते हैं? These are called chromatin fiber. अब चूंकि प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर तैयार हो रहे होते हैं, यहाँ पर प्रोफेज। अब यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होने की बात होती है, और डिवीजन स्टार्ट होता है प्रोफेज में। इंटरफेज में क्या होती है, तैयारी हो रही होती है। प्रोफेज में डिवीजन होता है। प्रोफेज की दो स्टेज है। ठीक है, एक अर्ली प्रोफेज और एक होती है पोस्ट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ना, ये बहुत पास पास आने लगते हैं, और क्या होते हैं, ये कंडेंस होने लगते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लगते हैं, और ये कंडेंस होकर क्या होते हैं, पोस्ट प्रोफेज में, सॉरी पोस्ट नहीं बोलेंगे इसको, इसको लेट बोलेंगे। और लेट प्रोफेज में ये क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अब डेफिनेशन समझ में आ गया। क्रोमोसोम्स आर द हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। अब चूंकि कॉइल्ड की बात हो रही है, चलिए हम लोग कॉइल्ड को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें कुछ याद रखनी है। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स के बारे में अगर आपको कुछ जाननी है तो क्या है, हाईली कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट डिस्कवर इन 1882 में इसकी डिस्कवरी होती है, और वाल्टर फ्लेमिंग एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, नोटिस किया था। एक हाईली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स थी, और वो सेल्स थी लार्वा ऑफ सैलामेंडर। तो लार्वा ऑफ सैलामेंडर में इन्होंने
इसको सबसे पहले क्या हुआ था, इन्होंने क्या देखा था, क्रोमोसोम्स को देखा था। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्होंने जो माइक्रोस्कोप का यूज किया था वो काफी ओल्ड टाइप का था। अब जो तीसरी बात हम लोग स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स एक जगह सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर को मिला के अपन लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, टू क्रोमेटिड्स ज्वाइंट एट सम पॉइंट। तो टू क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी सम पॉइंट्स पे, जहां पर वो ज्वाइन होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि अब क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर की हमने बात की और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्रोमोसोम्स का, तो आपने सेल देखी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की वजह से। जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। ये क्रोमेटिन फॉर्म क्या होते हैं, मैंने आपको बात किया था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले इनमें क्रोमेटिन फाइबर में कॉइलिंग होनी शुरू होती है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या कहोगे आप, इसको कॉइल्ड स्ट्रक्चर कहोगे, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर अगर बहुत ज्यादा उलझ जाए एक दूसरे में तो ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो कॉइल्ड पहले कॉइल्ड होना शुरू होते हैं, फिर वो सुपर कॉइल्ड होते हैं, सुपर कॉइल्ड होने के बाद कंडेंस होते हैं, तब क्रोमोसोम्स को फॉर्म होते हैं। अभी जो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये कहां से आता है, ये न्यूक्लियोसोम्स की वजह से बनता है। और न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन डीएनए में होता है। किसमें होता है, डीएनए की वजह से होता है। तो ये क्रोमोसोम्स में ही क्या होता है, डीएनए होता है। अभी हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे कुछ, ठीक है, अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे जितना आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या करता है, वाइंड्स अराउंड ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। और ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स बना रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करिए ये जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज स्ट्रक्चर आर लाइक फुटबॉल और दीज आर कनेक्टेड बाय थ्रू अ लॉन्ग रोप। ये आपस में एक लॉन्ग रोप के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो इंटायर क्रोमेटिन फाइबर या कॉइल्ड होता है, सुपर कॉइल्ड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, और ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज विच एक्सटेंड टू ज्वाइन बाय ए हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करता है, अब कैसे ज्वाइन होता है हम लोग, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग डीएनए को समझेंगे। ठीक है, शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्टडी की थी सबसे पहले किसने की थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की थी, 1953 में की थी। और इसी समय डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल था डीएनए स्ट्रक्चर का, वो वाटसन एंड क्रिक्स ने कौन सा, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था बच्चों, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब देखिए, डीएनए को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि वो जो लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, विच बाउंड्स ईच अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इज द डबल हेलिक्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री 2 स्ट्रैंड्स हैं और इन्होंने बाउंड्स किया हुआ एक दूसरे को, तो 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए स्पाइरल बनता है। यही हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे होता है, which extend to join the complementary nitrogenous base. These are the nitrogenous base. Nitrogenous base, अब देखिए जो डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल होता है यही न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फॉस्फेट, सुगर पेंटोस सुगर होती है, और नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में आप देखोगे कि कुछ लेडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, ये बेस 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन।
ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। या इसका उल्टा भी कह सकते हो, थाइमिन एडेनिन के साथ भी जुड़ सकता है, एडेनिन थाइमिन के साथ। बात एक ही है, जब भी एडेनिन थाइमिन जुड़ेंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ेंगे तो उनके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ये बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। व्हेन एडेनिन पेयर विथ थाइमिन with two hydrogen bonds and guanine pair with cytosine with 3 hydrogen bonds. It is very interesting. अब अगर हम देखें, आगे बढ़ते हैं, तो आपको कुछ चीजें यहां पर बेसिक दिखाई देगी कि कैसे फास्फोट, शुगर और बेस के बीच कनेक्शन होता है। फास्फेट, शुगर और बेस के बीच ये कनेक्शन कैसे है, तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ, देखेंगे अगर डीएनए के फॉर्मेशन को देखें यहाँ, तो आप देखेंगे इसमें क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, क्या है इसमें, क्या मिल रहा है इसमें, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहा है। और ये रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स 3 होते हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यही रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बार बार वापस आते हैं। जैसे पिछले वाले स्ट्रक्चर को देखें, है ना, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो ये रिपीटेड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बार बार वापस आ रहा है, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट शुगर है उसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस फिर क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ इनवर्टली फिर अटैच हो जाता है। आइए समझते हैं, ये है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा, दिस इज फॉस्फेट स्ट्रक्चर। ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जब एक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर एक शुगर के स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड होता है, तो यहां पर बेस के साथ वो जुड़ता है दूसरे सेम इसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स के साथ, इसी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। तो जब भी यहां पर देखेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो इस शुगर हमेशा बेस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और इसका एक ये फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट है ये हमेशा फिर किसके साथ जुड़ेगा, ये हमेशा फॉस्फेट हमेशा शुगर के साथ जुड़ता रहेगा। इसी प्रकार सीक्वेंस चलता रहेगा। तो देख रहे हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पूछा जाए कौन सा बॉन्ड है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमाइन with 2 hydrogen bond and guanine always pair with cytosine with 3 hydrogen bond, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए की बात करें, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए की बात करें, तो ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल को अगर आप देखें, तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डुप्लीकेट्स हो रहा है। डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है और डुप्लीकेशन के बाद इट फॉर्म द 2 डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। एंड for replication the DNA double helix open at one end and each strand make 2 free strand. On these free strand makes new DNA molecule. अब ये कैसे होता है देखिए, समझते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। ये डबल हेलिक्स मॉडल बदल जाता है और यहां पर आप देखेंगे ये ऊपर से एक हेलिक्स ओपन हो गया, यहां से क्या हो गया है, ये वाला हेलिक्स इस रीजन में देखेंगे आप, इस रीजन में हेलिक्स क्या हो गया, यहां पर ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन हो गया तो यहां से क्या हुआ, ये अलग ग्रोथ करने लगा और यहां से 2 स्ट्रैंड निकल आए। तो एक स्ट्रैंड में ब्रेक हुआ और ब्रेक होके यहां से 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया और ईच स्ट्रैंड फॉर्म्स न्यू 1 डीएनए हेलिक्स। हर एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया, तो इस प्रकार से 2 डीएनए हेलिक्स का फॉर्मेशन एक बार में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीन्स क्या होते हैं। जीन्स क्या है, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पर जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिस क्रम में वो जुड़े होते हैं ना, उनका क्या है, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। और यहां क्या होता है, इट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन यहां पर इनकोड होती है, एंड विच
विच एक्सप्रेस पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। और इन्हीं की वजह से इस पर्टिकुलर प्रोटीन की जब इनकोडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर फीचर एक्सप्रेस होने लगता है। और वो फीचर किसकी वजह से एक्सप्रेस होता है, वो उस बॉडी में जो जीन है उसकी वजह से एक्सप्रेस होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन, किस प्रकार से न्यू सेल फॉर्म्ड होती है एक एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से। तो हम लोग अब देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में।